नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज मैं एक बार फिर लेकर आया हूं आपके सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं ये सवाल जवाब का सिलसिला। लेते हैं पहला सवाल जो पूछा है नीलेश गोस्वामी ने। नीलेश जी का सवाल ये है कि उन्हें अपनी बेटी के लिए 50,000 रुपीज़ एक लमसम में इन्वेस्ट करने हैं और वो जानना चाहते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना और SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड इन दोनों में से क्या सेफ रहेगा और किस पर ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे, यानी कि उन्हें एक ही स्कीम में दोनों चाहिए, सेफ्टी भी हो और रिटर्न्स भी बेहतर मिले। और नीलेश जी ने ये सवाल पोस्ट किया है मेरे उस वीडियो पर जिसमें मैंने इन दोनों स्कीम्स को यानी कि SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना को कंपेयर किया था। तो वैसे तो क्योंकि मैंने उस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया था तो उस वीडियो से ही इस सवाल का उत्तर मिल सकता है, लेकिन नीलेश जी आपने क्योंकि सवाल पूछा है तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि सेफ्टी और रिटर्न, या ये कहा जाए कि कई बार इन्वेस्टर्स या व्यूअर्स ये सवाल पूछते हैं कि रिस्क बिल्कुल कम हो और साथ ही रिटर्न से अच्छे मिले, तो ऐसा मुश्किल है क्योंकि जब आप बात करते हैं कि जो कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड रहे और आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिले, तो ऐसी स्कीम ढूंढ पाना मुश्किल है। क्योंकि जब आप बात करते हैं एफडीज या इस तरह की स्कीम्स जैसे कि पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, तो यहाँ पर आपका कैपिटल जो होता है वो प्रोटेक्टेड होता है, लेकिन रिटर्न्स यहाँ पर आपको लिमिटेड ही मिलेंगे। हम यदि सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो प्रेजेंट में उस पर 7.60% पर एनम का इंटरेस्ट चल रहा है। ये इंटरेस्ट रेट समय समय पर कम और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर कोई 10-12% का रिटर्न आपको मिलेगा ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। वहीं यदि हम चिल्ड्रंस म्यूचुअल फंड जैसे कि SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड की बात की जाए तो यहाँ पर रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद रहती है। म्यूचुअल फंड्स में और खास तौर पर जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पर वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव की संभावना रहती है, लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, आपका नजरिया 10 साल 15 साल इस तरह का हो, तो यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो रिस्क होता है उतार चढ़ाव का ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा पास्ट में भी और भविष्य में भी आप ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट में कितनी भी बार गिरावट आए, लेकिन 10 साल के बाद मार्केट जो आज के लेवल्स हैं उनसे बेहतर रहेगा, ऐसी आप उम्मीद कर सकते हैं। साथ ही दूसरा ये भी है कि यदि आप इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे यदि आप बात कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना की, तो यहां पर आपको हर साल इन्वेस्ट करना है। इसी तरह से यदि आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम में रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं तो जब मार्केट नीचे आएगा उस वक्त पर आपको यूनिट्स ज़्यादा मिलेंगी और उसका फायदा लॉन्ग टर्म में आपको और भी ज़्यादा होगा। तो म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स की गारंटी तो नहीं है, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बता दूं कि यदि आपका नज़रिया लंबा हो, क्योंकि आप सुकन्या समृद्धि योजना से कंपेयर कर रहे हैं, तो आप यदि रोज रोज ना देखें अपनी स्कीम की परफॉर्मेंस को, तो 10 साल 15 साल में आप पाएंगे कि आपके रिटर्न्स यहाँ पर आपको इन्फ्लेशन और टैक्स इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो इन शॉर्ट आपको सजेशन ये है कि आप सुकन्या समृद्धि योजना को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें और साथ ही कुछ पैसे आप SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड या फिर इस तरह की दूसरी किसी स्कीम में इन्वेस्ट करें। मैंने ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड का जिक्र किया था, लेकिन SBI के अलावा ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड और दूसरे फंड हाउसेस के पास भी इस तरह के फंड हैं, और आप चाहें तो आप किसी भी दूसरे ओपन एंडेड इक्विटी फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, लेते अगला सवाल जो पूछा है रितेश मिरानी ने। रितेश का सवाल यह है कि उन्हें 6,000 रुपया महीना इन्वेस्ट करना है, उम्र है 40 साल और 2-3 फंड्स के नाम जानना चाहते हैं। तो रितेश जी, यदि आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, यानी कि आपका नज़रिया
5 साल कम से कम या उससे अधिक है, तो ऐसे में आप एक तो इन्वेस्ट करें मल्टी कैप फंड में। मल्टी कैप फंड मतलब जिसका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी तरह के शेयर्स में होगा, और यहां पर आप आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड या निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही एक लार्ज कैप फंड भी अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल कर लें। लार्ज कैप में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, ये मेरे हिसाब से सही रहेगा। साथ ही एक फ्लेक्सी कैप फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, और फ्लेक्सी कैप में निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप या कैनरा रूबिको फ्लेक्सी कैप फंड मेरे हिसाब से एक सही चॉइस रहेगी। और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है, इनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है यू डू इट फ्रांसिस। ओके, आपका रियल नाम क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपका सवाल यह है कि हाउ डू बाय डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। देखिए, हर म्यूचुअल फंड स्कीम में 2 प्लान होते हैं, रेगुलर और डायरेक्ट। तो डायरेक्ट प्लान जो हैं ये आप कई तरीके से बाय कर सकते हैं। पहली बात, फंड हाउसेस की वेबसाइट या फिर उनके मोबाइल ऐप के थ्रू आप बाय कर सकते हैं। डायरेक्ट प्लान में एक्चुअली फ़ायदा ये होता है, फ़ायदा भी और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि यहाँ पर एक्सपेंस रेशो जो होता है वो रेगुलर प्लान के मुकाबले कम होता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रोकर जो होते हैं या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो रेगुलर प्लान सेल करते हैं, उस पर उनको ब्रोकरेज मिलती है। लेकिन जो डायरेक्ट प्लान होते हैं उस पर कोई ब्रोकरेज नहीं होती है, इसके लिए इन्हें आप डायरेक्टली फंड हाउसेस से बाय कर सकते हैं। तो एक जैसा मैंने कहा कि फंड हाउस की वेबसाइट या फिर उनके मोबाइल ऐप से आप बाय कर सकते हैं। उसके अलावा कैम्स और कार्वी जो कि म्यूचुअल फंड के रजिस्ट्रार हैं, तो उनकी वेबसाइट या उनकी ऐप से भी आप इन्हें बाय कर सकते हैं। तो जिन फंड हाउसेस के लिए कार्वी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट है उनकी स्कीम आप कार्वी से बाय कर सकते हैं, और जिनके लिए कैम्स रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट है उनकी स्कीम्स को आप कैम्स की वेबसाइट या उनकी ऐप से बाय कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि ईटी मनी या इस तरह के दूसरे जो मोबाइल ऐप हैं उनके थ्रू भी डायरेक्ट स्कीम्स बाय की जा सकती हैं। तो इस तरह से आप बाय कर सकते हैं, और इनके ऑफिस में जाकर, यानी कि म्यूचुअल फंड हाउसेस जो हैं तो रेस्पेक्टिव फंड हाउस की ऑफिस में जाकर भी आप उनकी स्कीम में डायरेक्ट प्लान ले सकते हैं। तो मैंने भी कहा था कि फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। फ़ायदा तो यही है कि यहाँ पर ब्रोकरेज नहीं होती है, इसके लिए आपको रिटर्न्स थोड़े से ज़्यादा मिल सकते हैं, एक्सपेंस रेशियो कम होता है। लेकिन नुकसान ये है कि कई बार बेसिक बातें जो होती हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में वो भी इन्वेस्टर को पता नहीं होती हैं। लेकिन अगर ऐसे में डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया जाएगा तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो शुरुआती दौर में जब आपको म्यूचुअल फंड्स की बहुत जानकारी नहीं है, तो ऐसे में यदि आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू स्कीम्स का सिलेक्शन करेंगे तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा। देखिए, ये ऐसा है कि आपको खुद बहुत अच्छी जानकारी है किसी चीज़ के बारे में, तो आप खुद कर ही सकते हैं, चाहे वो, हालांकि मेडिसिन के बारे में तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, लेकिन कुछ ओटीसी प्रोडक्ट भी होते हैं जो ओवर द काउंटर सेल होते हैं, तो आपको उनके बारे में पता है तो आप जाते हैं और वो मेडिसिन बाय कर लेते हैं, और छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए उन मेडिसिन से काम चल जाता है। लेकिन यदि आपको सच में एक प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए किसी बीमारी का, तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर के पास ही जाएंगे। तो इसी तरह से यदि आपको अच्छी जानकारी है इक्विटी मार्केट के बारे में, डेट के बारे में, कई बार लोग बोलते हैं कि इंडेक्स फंड तो सब एक जैसे ही हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अलग अलग इंडेक्सेस होते हैं और उन्हीं की तरह से उन पर आधारित इंडेक्स फंड्स होते हैं। इसी तरह से एक्टिवली मैनेज फंड में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो आपको यदि फंड्स के बारे में जानकारी है तब आप डायरेक्ट के बारे में सोचें, अदरवाइज आप रेगुलर प्लान में जाएं। थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा होगा, लेकिन यदि वो थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा बेयर करने से आपका रिस्क कम हो जाता है, आपके रिटर्न्स बेटर हो जाते हैं, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ स्कीम आपके लिए बेहतर है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अधिक एक्सपेंस बेयर करके यदि रिस्क कम हो सकता है, बेटर रिटर्न्स हो सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है मोहित यादव ने।
मोहित जी जानना चाहते हैं कि मेरे असेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के अलावा दूसरे कौन से लार्ज एंड मिड कैप फंड अच्छे हैं। तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड और साथ ही कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड, ये मेरे हिसाब से अच्छे फंड्स हैं। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है मोहम्मद हुसैन ने। मोहम्मद हुसैन ने लिखा है कि उन्हें 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है और उनके पोर्टफोलियो में एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इसमें 1000 रुपये की एसआईपी चल रही है। ओके। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड, यहाँ भी 1000 पर मंथ की एसआईपी चल रही है। साथ ही पराग पारिक टैक्स सेवर फंड, इसमें भी 1000 पर मंथ की एसआईपी है। और साथ ही पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 1000 पर मंथ की एसआईपी है। और कैनरा रोबिको स्मॉल कैप फंड में 1000 पर मंथ की एसआईपी चल रही है। कुल मिला के 5 स्कीम है, हर स्कीम में 1000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी है। 4 महीने से एसआईपी शुरू हुई हैं। और मोहम्मद हुसैन का कहना है कि उनका रिस्क एपेटाइट जो है वो मॉडरेट है। रिस्क एपेटाइट यदि मॉडरेट है तो फिर आपको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप फंड में उतार चढ़ाव यानी कि वॉलेटिलिटी की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो जहाँ तक इंडेक्स फंड में किया है आपने, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लार्ज कैप इंडेक्स है, बिल्कुल सही है। नैस्डैक 100 में हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में भी इस वक्त पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव की संभावना ज़्यादा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप बिल्कुल यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। पराग पारिक टैक्स सेवर, तो टैक्स सेवर मतलब ईएलएसएस में इन्वेस्ट किया है, उसमें बने रहिए। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट जारी रखिए, लेकिन स्मॉल कैप से आप एग्जिट कर लीजिए। और स्मॉल कैप फंड की जगह पर यदि आप एक मल्टी कैप फंड को ऐड करते तो सही रहता, जहां पर आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी मिल जाता, या उसकी बजाय आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर लीजिए। तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड से भी एग्जिट कर सकते हैं और उसकी जगह पर आप एक फ्लेक्सी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए, क्योंकि 5000 के लिए इतने सारे फंड रखने का मतलब नहीं है। तो आपके पास एक निफ्टी 50 इंडेक्स हो जाएगा, एक साथ में आपके पास नैस्डैक 100, 2, तीसरा टैक्स सेवर, तो 3000 रुपये आप कर रहे हैं 1000। और ये 2 स्कीम मिड कैप और स्मॉल कैप को बंद कीजिए, उसकी जगह पर एक फ्लेक्सी कैप फंड, चाहे आप कैनरा रोबिको फ्लेक्सी कैप फंड या पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, किसी को भी शामिल कर लीजिए। तो यहाँ पे ये होगा कि आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स का एक्सपोजर मिल सकता है। समय समय पर ये चेंज भी होगा, फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे कि किस तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में एक्सपोजर कम, ज़्यादा या नहीं रखना है। तो मेरे हिसाब से इन 2 स्कीम्स के बदले में एक स्कीम रखिए, वो होगी फ्लेक्सी कैप। और ये मेरी राय सिर्फ इस बात से निकल कर आई है कि आपने कहा है कि आपका रिस्क एपेटाइट जो है वो मॉडरेट है। हालांकि मैंने फिर भी सारी स्कीम्स आपको इक्विटी स्कीम्स बताई हैं, यहाँ पे कोई भी हाइब्रिड स्कीम का जिक्र नहीं किया, लेकिन नज़रिया लंबा है इसके लिए। लेकिन यदि आप कहते हैं कि आपको उतार चढ़ाव से घबराहट नहीं होगी, तो फिर आप अपनी जो स्कीम्स में बने रह सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यदि आपका 10-15 साल का नज़रिया है तो यहाँ पर स्मॉल कैप और मिड कैप में भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन बस ध्यान रहे कि शॉर्ट टर्म में स्मॉल कैप और मिड कैप में उतार चढ़ाव की संभावना ज़्यादा रहती है, जिससे कुछ निवेशकों को घबराहट होती है और फिर वो वहाँ से एग्जिट कर जाते हैं और इस तरह से वेल्थ क्रिएट करने में दिक्कत आती है। इसके लिए मैंने ऐसा कहा है। लेकिन यदि आप लंबे समय के लिए निवेशित रहना चाहते हैं और आप ये मानते हैं कि आपको इस उतार चढ़ाव से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो आप लंबे नज़रिए को ध्यान में रखते हुए जैसा आपका पोर्टफोलियो है उसके साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। तो उत्तर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो मेरी राय है या जो सजेशन है वो आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। और साथ ही सभी सवालों के जो मैंने उत्तर दिए ये भी आप सभी को ठीक से समझ आए होंगे। आपका आगे कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।